गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा आपका। क्वेश्चंस तो बहुत इजी दिया था मैंने। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर के बीच से तो सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं ऑनलाइन। बीच में तो गैप हो गया था एग्ज़ाम के कारण और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है। और फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम अगला भी आने ही वाला है, क्योंकि आपको जैसा पता था कि बताया गया था कि ये फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो बेटा हम लोग मंजरी का जो पाठ पढ़े थे वो हार की जीत, वो चैप्टर पढ़े थे बाबा भारती वाला ना, वो याद होगा आपको। अब मैं जो आज चैप्टर आपको मंजरी का पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान। इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इन्होंने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए कि जो हम यात्रा करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं और जहाँ से जाते हैं और जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक के बीच में जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी चीज़ों को हम ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो उन दर्शनीय स्थल जितने देखते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें ही हम अपने लेखनी के माध्यम से यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं। तो जो यात्रा के दौरान जितनी भी चीज़ों को हमने देखा, महसूस किया, समझा, उनको हम लिखने का काम करते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी भी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और उस यात्रा में उन्होंने जिन जिन चीज़ों को देखा, मॉरिशस की घटनाओं को, मॉरिशस की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को उन्होंने अपनी लेखनी में उसको उकेर दिया। तो इसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अब ये हम बताएंगे कि हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान, ये आपका शीर्षक है। मंजरी का जो 9वां चैप्टर है ये आपका शीर्षक है। तो मॉरिशस जो क्या है, मॉरिशस जो एक देश है, एक छोटा सा हिंदुस्तान उसे क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ जो है 67% लोग जो हैं, 67% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, कहीं न कहीं भारत से वो जुड़े हुए हैं। और हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप देश है जिसे आप इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। तो ये जो द्वीप देश है, जिसे द्वीप को हम आइलैंड कहते हैं, तो सॉरी, आपको पता है कि ये जो द्वीप होता है ना वो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है और उस पर एक टापू होता है और वो उसी में लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो वो एक देश है, मॉरिशस एक देश है जो हिंद महासागर में बसा हुआ है, द्वीप है, अफ्रीका का एक द्वीप है। तो उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा, आप अपनी बुक निकाल के अभी सामने रख के और मेरी बातों को समझिए, ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। आप अपनी किताब सामने निकाल के ही मेरे वीडियोस को सुनिएगा। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से दूर ज़्यादा नहीं है। अर्थात जो समुद्र है, चूंकि मॉरिशस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो उसका कोई भी हिस्सा जो एक पार्ट है, चूंकि देश है वो, मॉरिशस एक छोटा सा देश है जिसे छोटा हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं कि 67% लोग जो वहाँ निवास करते हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो वहाँ जो 15 समुद्र के जो एरिया है, वो मॉरिशस का हर क्षेत्र जो है वो समुद्र से 15 मील अर्थात किलोमीटर से भी छोटा, वो उससे टच किए हुए, उससे स्पर्श किए हुए हैं। और मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या, हमने पहले भी बताया कि 67% जनसंख्या भारतीय मूल की है। मॉरिशस वह देश है
जिसकी जो राजधानी पोर्ट लुई है, वहाँ उसकी गलियों के नाम हमारे देश भारत के शहरों के नाम के अनुसार, अर्थात कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, ये सब है। और मॉरिशस के एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। और काशी, जिसे हम अपने देश में बनारस के नाम से भी जानते हैं, तो मॉरिशस में भी एक मोहल्ला है जिसे काशी के नाम से जाना जाता है। तो मॉरिशस में बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉरिशस जो देश है उस पर पूरी तरह से भारतीयता की छाप है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का छाप है, क्योंकि हम वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भारतीय मूल की है। और ये तो आपको पता है कि हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपनी सभ्यता हम वहाँ छोड़ देते हैं, हमारी एक अमिट छाप होती है जिसे हम मिटा नहीं सकते। तो लेखक ने जो शुरुआत की है अपने यात्रा की, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, 16 जुलाई को नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। लेखक ने अपनी यात्रा को बताया है कि मैं कैसे मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया बता रहे हैं कि मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला, और ऐसा लगा उनको, एक लालच भी जगा कि मॉरिशस में हम भारतीयों और अफ्रीकियों से मिल लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो पता चला कि हमें पता चला कि अफ्रीकी जो शेर हैं हमको उनसे मुलाकात करनी चाहिए। लेखक के मन में एक इच्छा थी कि हमको अफ्रीकी शेर से मुलाकात कर लेनी चाहिए, और उनका जो विमान था, जो प्लेन था, वो दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। उनके पास समय था क्योंकि उनका विमान दूसरे दिन आना था। तो उस दिन, जिस दिन वो नैरोबी पहुँचे थे, उसी दिन वो वहाँ के उच्चायुक्त अर्थात अधिकारी के घर गए और नेशनल पार्क घूमने चले गए। लेखक ने बताया कि नेशनल पार्क जो है चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बहुत बड़ा दूर जंगल है, बाहर में जंगल है और जिसमें घास अधिक और पेड़ कम है। हमारे यहाँ जंगल कैसे होते हैं आपने देखा होगा ना, जब आप घूमने जाते होंगे तो आपने हमारे जंगलों को भी, अपने जंगलों को भी देखा है कि जंगल में पेड़ ही पेड़ ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वहाँ के जंगल की क्या खासियत थी कि वहाँ घास ज़्यादा है, पेड़ बहुत कम थे, लेकिन जंगल में सड़कें बनी हुई थी, चारों तरफ सड़कें बनी थी, और जो घूमने वाले लोग आते थे, पर्यटक जो घूमने आते हैं उन्हें पर्यटक कहते हैं, वो उन पर अपनी गाड़ियों से चलते रहते थे। तो लेखक की गाड़ी भी बहुत देर तक चलती रही सड़क पर, लेकिन कहीं भी उनको शेर दिखाई नहीं दिया। बहुत दूरी तय 10-20 मील के भीतर जो दूरी थी वो तय करने के बाद वो पहुंच गए उस जगह जहां शेर आराम कर रहे थे। लेखक की जो मंशा थी, जो लेखक की इच्छा थी कि शेरों के साथ मुलाकात करें, वो अब उनको मिल गई। उन्होंने लिखा आगे कि जो कुछ मैंने वहां देखा मुझे जन्म भर भी भूलेगा नहीं, क्योंकि कोई 7-8 सिंह वहां शेर लेटे हुए सोए थे और उस शेर के इर्द गिर्द कई सारी गाड़ियां पड़ी थी। लोग गाड़ियों में बैठे थे और शेर वहां लेटे आराम कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये ऐसा नहीं था कि सिंहों को ये जानने की, शेरों को ये जानने की इच्छा ही नहीं थी कि हमको देखने आने वाले कौन है। अमूमन ऐसे क्या होता है ना कि जब तुम जानवरों को देखो, जानवरों के पास तक जाओ तो वो भड़क जाते हैं, या तो वो भागने लगते हैं या फिर गुर्राने लगते हैं, तो हम डर के हट जाते हैं। लेकिन ये जो शेर थे ना, बड़े आराम से लेटे हुए थे, इनको बिल्कुल ये मतलब ही नहीं था कि हमारे आसपास कौन है, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमको देखने वाले कौन लोग आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर और भीतर बैठकर उन शेरों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिंहों ने, लोगों की ओर से सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि सिंहों ने, जो शेर हैं, वो अपनी नज़र लोगों पर नहीं डाल रहे थे, और हम ही लोग ऐसे तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो उनकी एक नज़र में आने के योग्य भी नहीं है। लेखक ने ऐसा लिखा कि सिंहों को कोई, शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके आसपास इतनी गाड़ियां हैं, इतने लोग उनको देखने आ रहे हैं,
और हम ही लोग ऐसे तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनको शेर देखना भी नहीं चाह रहे थे। लेखक ने ऐसा महसूस किया। फिर वहाँ आधा घंटा के करीब लेखक ठहरे। फिर उन्होंने कहा कि एक शेर ने उठकर जम्हाई ली और दूसरे ने अपने अंगड़ाई ली, शरीर को ताना। अब जैसे हम सो के उठते हैं तो अपना हाथ पैर हिलाते हैं ना, अपने हाथ पैर को सीधा करते हैं बिस्तर में उठने से पहले या उठने के बाद खड़े होके ज़मीन पर, वैसे ही शेर भी कर रहे थे। वो जम्हाई ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को खूब देर तक ताना, लेकिन किसी भी शेर ने लोगों की तरफ नहीं देखा। ऐसा लेखक ने लिखा है। और उन्होंने कहा कि हमको ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग घास फूस और खरपतवार, अर्थात जो ज़मीन पे घास पड़े रहते हैं, खर पड़े रहते हैं, उससे भी हम लोग बदतर थे शेरों के लिए। ऐसा लेखक ने महसूस किया। अभी उन्होंने, लेखक ने कहा कि कोई 1 मील की दूरी पर हिरणों का झुंड भी वहीं दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। बहुत सारे जानवर थे वहाँ। अब 2 जवान सिंह उठे, शेर उठे और चल दिए किसी और। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा उस हिरन की तरफ बढ़ने लगा, मोर्चा को संभालते हुए उस हिरन की ओर बढ़ने लगा, जहाँ हिरन एक जिराफ के साथ खड़े थे। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। हिरन का जो झुंड था उसने ये जान लिया कि शेर हमारी तरफ देख लिए हैं, अर्थात हिरणों को अकेला पाकर शेर तो जो है उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे ना, तो वो समझ गए हिरन की अब शेर हमारी तरफ आ रहे हैं, और वे बहुत चौकन्ने हो गए। हिरन बहुत चौकन्ने हो गए। तो आपने देखा कि लेखक ने लिखा है कि हिरन का जो झुंड था, उनकी नज़र पड़ गई कि शेर उनको ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो चरना, जो घास चर रहे थे, खा रहे थे, वो भूल गए और चौकन्ने हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि झुंड से छूटकर जैसे ही वो भागने लगे तो झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ भाग गए, मगर बाकी वहीं खड़े हो गए। और ऐसा लगा, लेखक ने कहा कि हम लोग को लगा कि हम लोग देखें कि आखिर क्या हुआ, लेकिन समय हो गया था और 6 बजे से ज़्यादा समय हो गया था, और 7 बजे तक चूँकि नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता था, इसलिए शिकार, और ऐसा भी माना जाता है कि जो शेर हैं वो सूर्यास्त के बाद ही शिकार करते हैं। शेर सूर्यास्त के बाद शिकार करते हैं, और वे शिकार झुंड का नहीं करते। झुंड मतलब समूह का, जिसमें एक ग्रुप में बहुत सारे जानवर हों, वो उसका शिकार नहीं करते हैं। वो शिकार उनका करते हैं जो भागते हैं, झुंड में से छूट जाते हैं। एक आध ऐसे जो शिकार जानवर होते हैं जो अपने ग्रुप में से, समूह में से भागते हुए रह जाते हैं, छूट जाते हैं, वे उनका शिकार करते हैं। और फिर अब ये एक बात लेखक को समझ में आ गई कि हिरन जो है भागने को सुरक्षित नहीं समझकर एक गोल में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हिरन को पता है कि वो झुंड का शिकार नहीं करते। केवल झुंड से जो बिछड़ जाता है, जो रह जाता है, पीछे छूट जाता है, भागने में समर्थ नहीं होता, सिंह उसी का शिकार करते हैं। इसलिए ये हिरणों को पता रहता है, इसलिए वो भागना उचित ना समझकर वो उसी ग्रुप में खड़े हो जाते हैं और एक गोलाई बनाकर उसी में रह जाते हैं और अपने आप को उसमें सुरक्षित उसमें अपने आप को मानते हैं। निरापद शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित। अब लेखक नैरोबी जो जगह गए थे, जहाँ नेशनल पार्क उन्होंने घूमा, वहाँ से मॉरिशस जाना था उनको। वहाँ से वो BOAC के विमान में बैठे और विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे के बाद वो मॉरिशस पहुँचा। मॉरिशस हमने बताया एक द्वीप है। तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। लेखक ने लिखा कि जब मैं मॉरिशस पहुँचा वहाँ रात के 10 बज रहे थे। रात हो गई थी, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, मगर फिर भी लेखक के स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े थे और हवाई अड्डा जो था, जिसे एयरपोर्ट कहते हैं, वो समा देखकर, वो पूरा नज़ारा देखकर ये लेखक को महसूस हुआ
कि ये जो मॉरिशस है एक छोटे पैमाने पर भारत कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सब मॉरिशस में देखने को मिल रही थी, इसलिए लेखक ने उसको एक छोटा भारत का रूप दिया। मॉरिशस में भारतीयों में से अधिकांश जो हैं, वो जो भारतीय, हमने पहले भी स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि 67% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उसमें भी अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, इसलिए वहाँ हिंदी का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार होता है। मॉरिशस में हिंदी का बोलबाला है क्योंकि हम यूपी वाले और बिहार वाले ज़्यादातर वहाँ निवास करते हैं, और वहाँ की जो हिंदी प्रचारणी सभा है जीवित जागृत संस्था है, एक संस्था है जो वहाँ हिंदी को बढ़ावा देने का काम करती है। तो बेटा हम ये जो हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीक में, ठीक है। ये अपनी किताब निकाल के उसको ध्यान से एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा, और मैं जो समझा रही हूँ उसको आप समझ लीजिएगा। हो सकता है आपका अगला एग्ज़ाम भी उसी तरह हो, तो छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अपने उनका उत्तर दे सकें। थैंक यू।